गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज पॉलिटेक्निक के लिए अर्थात डिप्लोमा के लिए केमिस्ट्री का 16वां क्लास ले रहा हूं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और इसके पहले जो है से मैंने कई क्लास जो है से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लिया था। तो आप लोग वीडियो पर शुरू से अंत तक बना रहें और प्रत्येक चीज़ को जो देखें उसका विश्लेषण जो हम करते हैं उसको आप देखें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप 11 क्लास के स्टूडेंट होंगे, कहने का मतलब है कि आप इस बार मैट्रिक की परीक्षा पास किए होंगे, तो 11 कक्षा में अब जाएंगे। तो कोरोना महामारी के चलते जो है जो आर्थिक तंगी है, तो जिसके चलते जो है से इस वर्ष मैं 11 का जो है से फ्री क्लास शुरू करने जा रहा हूं। और मेरा सब्जेक्ट जो है से फिजिक्स और मैथ है, यानी फिजिक्स और मैथ आप मुफ्त में यानी फ्री में पढ़िएगा, इसका पैसा नहीं लिया जाएगा। तो अगर आप खुद स्टूडेंट होंगे या आपके भाई भतीजे या और कोई होंगे तो आप जो है से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगले माह में जो है से मैं क्लास को ओपन करूंगा नियमानुसार, जैसे नियम होगा उसके अनुसार। तो देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत जो है से हम क्या ला रहे हैं। जैसे मान लिया कि हम लिख रहे हैं कि हेबर विधि, हेबर विधि यानी हेबर प्रोसेस से क्या बनता है, तो अमोनिया का निर्माण होता है, NH3। NH3 का मतलब बताइए आप, अमोनिया का निर्माण। तो इसको याद रखिएगा, अमोनिया NH3 का निर्माण हेबर विधि से किया जाता है। चलिए कुछ और विधि ले रहे हैं। बर्कलैंड आइड, बर्कलैंड आइड विधि। फिर इसके बाद ले रहे हैं क्या आपको ओस्वाल्ड विधि, ओस्वाल्ड प्रोसेस। तो देखिए दोनों प्रोसेस से जो है से HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चौथा जो आपको ले रहे हैं संपर्क, संपर्क विधि। तो संपर्क विधि से H2SO4 का निर्माण होता है, H2SO4 का निर्माण। यह आपका व्यापारिक विधि है। H2SO4 के निर्माण का एक कैसा विधि है, तो व्यापारिक विधि है। चलिए अब आपको ले रहा है लेड चैम्बर प्रोसेस, शीश कक्ष विधि। शीश कक्ष विधि, शीश माने शीशा समझिएगा, लेड चैम्बर प्रोसेस, लेड मतलब शीशा। तो इससे जो है से H2SO4 का निर्माण होता है, H2SO4 का निर्माण। लेकिन यह जो है कॉमर्शियल मेथड नहीं है, यह आपका क्या है, प्रयोगशाला विधि है। इस तरह से जो है से और कुछ विधि लिख दे रहे हैं। साइनाइड है, साइनाइड विधि आपका है। तो इससे सिल्वर का शुष्कीकरण होता है, Ag का शुद्धिकरण। फिर इसके बाद जो है से और कुछ ले रहे हैं आपको,
हुक विधि, हुक विधि, तो इससे आपका क्या होता है कि एल्युमिनियम का शुद्धिकरण होता है। 8 में जो है से आपको ले रहे हैं डाउन विधि, डाउन विधि, तो सोडियम का निर्माण होता है, सोडियम का निष्कर्षण होता है। डाउन विधि जो है से आपका क्या सोडियम का निष्कर्षण। चलिए 9 नंबर में आपको ले रहे हैं क्या, डेकन विधि, डेकन विधि, तो इसे क्लोरीन का याद रखिएगा। तो इस तरह से जो है से पहला क्वेश्चन के अंतर्गत इतना जो विधि हम ला रहे हैं, तो इस विधि को जो है से आप ध्यान रखिएगा। अब जो है से इसको मिटा रहे हैं और आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन के अंतर्गत जो है हम ला रहे हैं, उसको ध्यान रखना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है से एक जगह ला रहे हैं। उभयधर्मी एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब उभयधर्मी। देखिए अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह अम्ल क्षार दोनों जैसा व्यवहार करता है। तो देखिए आपका एल है, एसएन है यानी टीन है। अगर उभयधर्मी ऑक्साइड कहेगा तो इसके साथ ऑक्सीजन रहेगा। जेडेन है, पीबी है, तो ये सब उभयधर्मी। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है से ला रहे हैं। उभयधर्मी के अंतर्गत जो है से इतना आप जो है से याद रखिएगा। फिर जो है से क्या है कि उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट धातु यानी नोबेल मेटल। देखिए नोबेल मेटल उसको कहा जाता है जिसमें जंग नहीं लगता। तो जंग नहीं लगता है तो क्या क्या है जानते हैं? क्या है? एयू है माने सोना है, पीटी है। तो ये सब जो है से क्या है उत्कृष्ट मेटल में। तो ध्यान रखिएगा कि उत्कृष्ट मेटल जो है से हम किसको कहते हैं? द्रव धातु कमरे के ताप पर माने आरटी पर, रूम टेम्परेचर पर द्रव धातु। तो क्या है आपका? तो ब्रोमीन है। द्रव धातु आरटी यानी रूम टेम्परेचर पर जो है से द्रव धातु कौन है? तो Hg आपका है। Hg को क्या कहा जाता है? तो Hg को आपको कहा जाता है क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर इसी को कहा जाता है। तो ये सब सारे चीज को जो है से आपको ध्यान रखना है कि क्विक सिल्वर जो है से क्या है? सर्वाधिक
सर्वाधिक आयनन विभव। सर्वाधिक आयनन विभव में किसको याद रखिएगा, इसको बताए थे हालांकि हीलियम। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता तो इसको आप याद रखिएगा क्या, क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक में क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। फिर इसके बाद जो है तो देखिए इस सारे चीज को जो है से ध्यान आपको रखना है, इसको जो है से आप भूलिएगा नहीं। फिर देखिए और जो है से बहुत सा जो है से लिख दे रहे हैं। सर्वाधिक हल्का तत्व, तो इसमें आप हाइड्रोजन कहिएगा। और यही सर्वाधिक हल्का धातु अगर रहेगा ना तो इसमें आप लिथियम कहिएगा, ये लाई ऐसा। भूपर्पटी भूपर्पटी पर सर्वाधिक तत्व, तो अगर तत्व कहेगा तो क्या कहिएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। और यही आपको कहेगा, थोड़ा सा बदल देगा कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक धातु, तो इसमें आप एल्युमिनियम कह दीजिएगा ऐसा। तो देखिए प्रत्येक चीज को जो है से आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक चीज को जो है से आपको याद रखना है। इसीलिए जो है से हम एक जगह जो है से आपको लिख दे रहे हैं। प्राकृतिक पदार्थों में कठोर। प्राकृतिक पदार्थ में सर्वाधिक कठोर। सर्वाधिक कठोर, तो इसमें आप हीरा कहिएगा। ऐसे जो है से सिर्फ कहेगा सर्वाधिक कठोर, तब आप ओसेनियम कहिएगा, OS। तो ये सब ध्यान रखिएगा। यह जो है से अलग है आपका, AU है और PT था। तो ये सब बात को जो है से ध्यान रखिएगा। सबके सामने जो है से हम लिख दिए हैं। फिर इसके बाद जो है से और कुछ लिख दे रहे हैं। सबसे अच्छा मंदक। सबसे अच्छा मंदक यानी मॉडरेटर, तो D2O। ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल है। और इसके बाद जो है से
सबसे अच्छा नियंत्रक यानी कंट्रोल रॉड, नियंत्रक छड़, आप कहिएगा CD यानी कैडमियम। कैडमियम की छड़ जो है तो सबसे अच्छा नियंत्रक छड़ में आता है। तो देखिए बहुत सा क्वेश्चन जो है से दूसरा के अंतर्गत हमने लिख दिया, जिसको आपको जो है सबको जो है से याद रखना। अब इसके बाद जो हम आएंगे उस पर आप जो है से बारीकी से जो है से ध्यान देंगे। देखिए तीसरा में ला रहे हैं आपको रेफ्रिजरेंट प्रशीतक। प्रशीतक का मतलब होता है कि ठंडा करने में जो है से इसका प्रयोग होता है। कूलिंग एजेंट है, ठंडा करने में प्रयुक्त, ठंडा उत्पन्न करता है। तो देखिए इसमें जो है से एक हम दे रहे हैं क्या, ठोस CO2। ठोस CO2 या इसको कहा जाता है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ तो यह जो है से ठंडा करने में जो है से इसका उपयोग होता है। जो आप जो है से ठंडा का जो पीते हैं, तो जो ड्रिंक आप पी रहे हैं तो उसमें जो है से ये ठोस CO2 रहता है। ड्राई आइस इसको कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है से क्या है कि -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है यह शुष्क बर्फ यानी बर्फ जैसा जो है से उजला हो जाता है, यानी जम जाता है, वह फ्रीजिंग उसका हो जाता है, इसलिए इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। और इसका उपयोग कोल्ड ड्रिंक में जो है सब होता है। अब आइए फ्रियोन। फ्रियोन का जो है से क्या नाम है, CF2Cl2। यह जो है से क्या है कि डाइफ्लोरोमीथेन है। ये आपका क्या है, डाइफ्लोरोमीथेन है। तो इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में जो है से ठंडक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद जो है से NH3 है अमोनिया, द्रव अमोनिया। तो इसका उपयोग उद्योग में जो है से क्या ठंडक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ठीक है, रेफ्रिजरेंट के बारे में आप जो है से समझ गए। इसके बाद जो है से अब आगे आते हैं, 3 क्वेश्चन आप समझ गए। चलिए 4 नंबर पर आते हैं। 4 नंबर पर आएंगे, आप जो है से बारीकी से बने हुए रहिएगा। देखिए सुहागा इसी को कहा जाता है बोरेक्स। तो इसका जो है से क्या है कि सूत्र जो है से आप याद रखिएगा, Na2B4O7 × 10H2O। इसको ध्यान रखिएगा,
दूसरा नंबर पर हम आपको दे रहे हैं क्या, अम्लराज। अम्लराज है, अम्लराज को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए इस पर टिक भी करती है। तो यह जो है CHCl प्लस HNO3 का मिश्रण है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। तो यह जो है से 3:1 के अनुपात में रहता है, यानी यह जो है से 3 भाग रहेगा, यह जो है से आपका 1 भाग रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जाता है। तो चूंकि अम्लराज बताए यहाँ, तो एगो अम्लों का राजा लिख देते हैं आप, यहीं पर आप समझ जाइएगा ऐसे, अम्लों का राजा। तो अम्लों का राजा जानते हैं किसको कहा जाता है, तो अम्लों का राजा आपको H2SO4 को कहा जाता है। यही जो है से इसी को चैम्बर एसिड आप कह सकते हैं, चैम्बर एसिड। चैम्बर एसिड क्यों कहा जाता है आपको समझना चाहिए। अभी अभी हम जो है सब बताए थे कि H2SO4 का निर्माण लेड चैम्बर विधि से, यानी शुष्क विधि से होता है। तो चूंकि लेड चैम्बर प्रोसेस से हो रहा है, इसलिए इसको चैम्बर एसिड भी कहा जाता है। चलिए 4 नंबर पर जो है जो हम लिखेंगे उसको ध्यान रखिएगा। देखिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस N2, अगर ऐसा रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको कहा जाता है आपको प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस, या इसी को जानते हैं क्या कहा जाता है, वायु अंगार गैस। वायु अंगार गैस। और जस्ट इसके नीचे जो है से याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का अगर मिश्रण रहेगा तो इसको कहा जाता है जल गैस, वाटर गैस। और यह जानते हैं, इसको आप कह सकते हैं भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस इसलिए कहा गया कि चूंकि H2 न है, तो H2 अगर रहेगा तो भाप, तो जल ही न जो है से भाप बनता है, तो इसलिए तो यह जो है से दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको जो है से आपको याद रखिएगा। फिर देखिए वायु गैस, बायोगैस। तो बायोगैस में आपको ध्यान रखना है कि इसमें मीथेन जो है से होता है 65%। बायोगैस में तो ऐसे बहुत सा गैस होता है, लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा कि इसमें किस गैस की प्रधानता होती है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें मीथेन गैस की प्रधानता होती है। इसमें आपको कहा जाएगा कि प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। तो इसमें भी बोलिएगा कि मीथेन की प्रधानता होती है। और हो सकता है आपसे कोई पूछ दे सीएनजी का मतलब हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यही चीज। तो इसमें भी बोलिएगा क्या, CH4 जो है प्रधानता है, इसमें CH4 को कंप्रेस्ड किया जाता है, यानी तो इस तरह से जो है से इसको आपको जो है से भूलना नहीं है। जो भी हम लिख रहे हैं वह जो है से काफी आपका इम्पोर्टेंट है, अब उसी को जो है से मैं लिख रहा हूँ, इसलिए आप जो है से भूलिएगा इसको नहीं। देखिए यहाँ तक जो है से हो गया। इसके बाद जो है से और हम लिख रहे हैं उसको भी ध्यान दीजिए। देखिए ब्लीचिंग,
ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का मतलब हो गया क्या? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या इसका सूत्र होता है? CaO, Cl और Cl। तो इसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया आपका। इसके बाद जो है से आपको जो है से और लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर जो है से इसका नंबर दे दे रहे हैं क्या? इसका 5 नंबर दे दे रहे हैं। चलिए छठा नंबर में आइए, नीला थोथा या नीला कशीस, या नीला क्या कहिएगा? कशीस, या क्या कहिएगा? तूतिया। तूतिया भी कह सकते हैं। तो इसका देखिए CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × क्या आ गया? 5H2O। अब इसके बाद जो है से CuSO4 × 5H2O अगर आ गया तो इसको जो है से ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि इसका रासायनिक नाम बताइए। तो रासायनिक नाम अगर मान लिया कि आपसे पूछा गया तो क्या कहिएगा? तो चलिए इसको भी थोड़ा बताते हैं। तो ऐसे कहिएगा क्या? कॉपर सल्फेट, और देखिए इसमें जल है तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का मतलब हो गया क्या? जलयुक्त। हाइड्रेटेड का मतलब जलयुक्त, जलयुक्त कॉपर सल्फेट, इसका मतलब भी हो गया। अगर इससे भी बिल्कुल सही नाम मैंने लिख लिएगा, ऐसे तो इतना से काम चलेगा, लेकिन अगर इससे भी जो है से बढ़ चढ़ के और जो है से सबसे सूटेबल नाम दीजिएगा, जो आपका मोस्ट सूटेबल रहेगा, तो वह जो है से ऐसे कहना पड़ेगा आपको पेंटा। देख लीजिए 5 गुण है। पेंटाहाइड्रेटेड, पेंटाहाइड्रेटेड क्या? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो ऐसा कहना पड़ेगा। पेंटा क्यों कह रहे हैं इसे समझिए, ध्यान दीजिए। देखिए 5 गुण है, 5 जल है ना, तो इसलिए इस जो है से इसमें क्या? तो यह जो है से पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अगर कहा जाए कि नीला थोथा, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल ऐसे कहा जाता है। तो ब्लू विट्रियोल का यही सूत्र हो गया। तो ऐसा पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्लू विट्रियोल में जल के कितने रवा होते हैं, जल के कितने क्रिस्टल होते हैं? तो आप देखिए, आपको सूत्र याद रहेगा तब ना, जल के कितने रवा होते हैं? तो जल के देखिए 5 जो है से रवा होते हैं, यानी जल के जो है से 5 क्रिस्टल होते हैं आपका। चलिए अब जो है से इसी के अंतर्गत जो है से 7वां क्वेश्चन ला रहे हैं। FeSO4 × 7H2O। तो इसको कहा जाता है हरा थोथा, या कोई कोई कह देगा हरा कशिश, कुछ भी आप कह दीजिए, हरा कशिश।
हरा थोथा कहिए या हरा कशिश कहिए, इसको भी आप जो है से कहिएगा कि इसका केमिकल नेम क्या है, तो केमिकल नेम में आप क्या कहिएगा, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, या उससे हाइड्रेटेड कहिएगा, हाइड्रेटेड यानी जल युक्त, हाइड्रेटेड का मतलब जल युक्त समझिएगा, हाइड्रेटेड फेरस, फेरस क्या, सल्फेट। और इससे भी जो है से शुद्ध नाम कहना चाहिएगा, तो 7 के भी जोड़ दीजिएगा, तो हेप्टा, हेप्टा हाइड्रेटेड, हेप्टा हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, हेप्टा हाइड्रेटेड क्या, फेरस सल्फेट। तो यह जो है से इसका नाम होगा। तो ये बिल्कुल शुद्ध नाम हुआ। इतने से ऐसे लोग काम चला लेता है कि हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट कर दिया, लेकिन पीछे वाला जो हम बोल रहे हैं बिल्कुल शुद्ध नाम हो गया कि हेप्टा हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। चलिए इसके बाद जो है ऐसे 8 नंबर पर देते हैं जिप्सम। तो जिप्सम में क्या है, जिप्सम और एक होता है इप्सम। तो देखिए इधर के जो है सब मिटा दे रहे हैं। तो CaSO4 into 2H2O। तो देखिए यह है आपका हो गया क्या, जिप्सम है। तो इसको तो जिप्सम के जिप्समे कहा जाता है। ध्यान इसमें रखिएगा कि सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए, शीघ्र जमने से रोकने हेतु जो है इसको मिलाया जाता है, इस जिप्सम को। तो इसका भी नाम अगर कहेगा तो आप क्या कहिएगा, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट या डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। फिर इसके बाद 9 नंबर पर आइए इप्सम। तो देखिए इप्सम का क्या होता है, तो MgSO4 into 7H2O ऐसे। तो इसका भी नाम आप क्या कहिएगा, डेकाहाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, जलयुक्त मैग्नीशियम सल्फेट। इतनों से काम चलेगा, जलयुक्त मैग्नीशियम सल्फेट। तो यह जो है से आपका इप्सम आ गया। चलिए 10 नंबर पर आइए प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस पर आइए, तो ये आपका हो जाएगा CaSO4 होल 2 या एक ऐसे भी कोई कह देता है CaSO4 into 1/2H2O। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, तो यह जो है से मूर्ति का सांचा बनाएगा, मूर्ति का सांचा बनाने में। फिर जो है से हड्डी टूट जो है, हड्डी टूट को जो है से प्लास्टर करने के लिए जो है से प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है से आपको होता है। तो यह जो है से 10 नंबर में आया। और आपको जो है से आगे बताना है, प्रत्येक पर बने हुए रहिएगा, प्रत्येक चीज को समझिएगा।
जो हम बोल रहे हैं। तो देखिए 10 के बाद जो है से 11 नंबर पर आ जाइए। देखिए Na2SO4 इंटू 10H2O, इसको कहा जाता है ग्लोबल साल्ट। ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल साल्ट कहिए या इसी को कहा जाता है सज्जी मिट्टी। सज्जी मिट्टी। चलिए 11 नंबर पर आ जाइए। Na2CO3 इंटू 10H2O। तो देखिए यह है आपका है क्या, धोबिया सोडा। धोबिया सोडा वॉशिंग पाउडर है, या आप इसको कह सकते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा इसको इसलिए कहा जाता है कि बेक में यानी रोटी पकाने में बेकिंग सोडा, बेक माने रोटी पकाना, रोटी सेंकना, तो इसमें जो है से इसका उपयोग होता है, इसलिए इसको जो है से बेकिंग सोडा भी नहीं, बेकिंग सोडा इसको नहीं कहा जाता है, गलत लिखा है। इसको धोबिया सोडा कहा जाता है बस, वॉशिंग सोडा अंग्रेजी में। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपका दूसरा है जो लिख रहे हैं आगे। देखिए 12 नंबर पर आइए। 12 नंबर में आइए आपका बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, यही आपका। तो देखिए यह है NaHCO3। अच्छा इसका नाम क्या हो गया, तो सोडियम कार्बोनेट। तो यह कह सकते हैं अगर शुद्ध बोलिएगा तो डेका हाइड्रेटेड। डेका हाइड्रेटेड सोडियम क्या, कार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट से भी ऐसे काम चल जाएगा। तो देखिए यह पूछा गया क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा में जल के कितने रवा होते हैं, तो कैट होता है। तो देखिए जल के 10 रवा होते हैं। तो इस तरह से इसको क्या कहा जाता है, सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट इसका नाम है, कार्बोनेट। तो इसका जो है से रोटी को मुलायम बनाने में इसका उपयोग होता है, इसीलिए इसको जो है से बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, मीठा सोडा कहा जाता है। चलिए 13 नंबर पर जो है से आते हैं, जिसको ध्यान रखिएगा। देखिए पोटास एलम, पोटास एलम है। तो पोटास एलम का सूत्र जो है से आपको याद होगा कि 2SO4 Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O, यही आपका पोटास एलम है, या इसी को क्या कहा जाता है, इसी को फिटकेरी कहा जाता है, फिटकेरी। अब इसके बाद जो है से 14 नंबर पर आइए। पोटास एलम आपका हो गया, फिटकिरी हो गया। देखिए C6H12O6 है, तो यही आपका ग्लूकोज है, या यही आपका फ्रुक्टोज है, या यही आपका माल्टोस है।
यही जो है से आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। यही आपका कार्बोहाइड्रेट भी यही है, समझ गए। चलिए इसके बाद 15 नंबर पर आते हैं। C12 है, H22 है, O11 है। तो यही आपका क्या है, शुगर है, चीनी है। चलिए अब जो है 16 नंबर पर आते हैं। CaCO3 है, यह आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो गया, या इसी को मार्बल कहा जाता है। मार्बल का मतलब हो गया संगमरमर, या इसी को चौक कहा जाता है। देखिए स्पेलिंग में CHL के, चालक नहीं कहिएगा, तो इसका मतलब हो गया खड़िया। या इसी को क्या कहा जाता है, लाइम ऑफ स्टोन, माने पत्थर का चूना, यानी चूना पत्थर। चूना पत्थर आपका यही है। तो देखिए इतना सा नाम है, तो आप घबराइएगा नहीं। देखिए 16 बताए, अब 17 आते हैं। CaO, तो यह आपका है कली चूना। खैनी लोग खाता है तो यही चूना उपयोग करता है। या मकान की पुताई जो है, यह आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना। अब जो है से इधर वाला मिटाते हैं। सत्रह हो गया, अब 18 देखिए। कली चुना तक हम लिख डाले। अब इसके बाद जो है से और लाते हैं। कास्टिक सोडा नहीं लाए, कास्टिक सोडा NaOH, यह है आपका क्या है, कास्टिक सोडा है। अब यही जो है से 19 नंबर लाते हैं कि KOH तो कास्टिक पोटास है। कास्टिक क्या है, पोटास, ऐसे है। चलिए अब 20 नंबर लाते हैं। COCl2 है, तो यह है आपका क्या है, फॉस्जीन है। और इसी में दे देते हैं PH3 है, तो यह है आपका क्या है, फॉस्फीन है। तो ध्यान रखिएगा, फॉस्जीन और फॉस्फीन को ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद जो है से 21 नंबर पर आते हैं।
कार्बोनिक और आइए कार्बोलिक। कार्बोनिक एसिड पर आइए और कार्बोलिक एसिड पर आइए। तो देखिए कार्बोनिक अगर रहेगा तो H2CO3 यह कार्बोनिक एसिड है, और कार्बोलिक अगर रहेगा तो कार्बोलिक का मतलब देखिए फेनॉल है। यानी कह सकते हैं इसको क्या, 1 2 3 4 5 6 C6 H5 है, वो क्या है यह फिनॉल है। तो इसी का नाम क्या है, कार्बोनिक है या ये कार्बोनिक है। तो ध्यान रखिएगा इसी कि कार्बोनिक का कार्बोनिक है। 21 नंबर आ गया। चलिए 22 नंबर पर आते हैं। अम्ल वर्षा आइए, अम्लीय गैस आ जाइए। अम्लीय गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए CO2 है, SO2 है, NO2 है। तो यह सब जो है से अम्लीय गैस है। क्यों? क्योंकि जल के साथ मिलकर यह अम्ल का निर्माण करता है। तो इसके बाद जस्ट बताते हैं 22 है तो आपका 23 बताते हैं। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा आइए, ध्यान से समझिएगा। अम्ल वर्षा के क्या बोलेंगे अंग्रेजी इसका, एसिड रेन, एसिड रेन बोलेंगे। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वायुमंडल में जो है से तीनों गैस है ना, CO2 है, SO2 है, NO2 है। इसी पर जब वर्षा बरस जाती है तो देखिए H2O से यह क्रिया कर लेता है। तो H2SO क्रिया करके यह जो है से क्या बना लेता है, तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। और यह जो है से सल्फ्यूरस H2SO3 H2SO फिर बदल जाता है क्या, H2SO4 में बदल जाता है। तो H2SO3 रहेगा तो सल्फ्यूरस कहिएगा, फिर H2SO4 में बदल के परमानेंट हो जाता है सल्फ्यूरिक। उसी तरह से जो है से यह HNO2 नाइट्रस, और फिर बदल जाता है HNO3 माने नाइट्रिक अम्ल। अब आपसे पूछा जाएगा कि अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर कौन अम्ल गिरता है, तो आप क्या क्या कहिएगा, आप कार्बोनिक अम्ल, फिर इसके बाद सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक अम्ल। आई क्या है, यह है आपका है नाइट्रस। यह है आपका क्या है, नाइट्रिक अम्ल। आई नाइट्रस अम्ल है। यह है आपका क्या है, सल्फ्यूरस। इसको कहिएगा सल्फ्यूरिक। तो यही अम्ल जो है से पृथ्वी पर क्या गिरता है। इसके बाद जो आगे चर्चा कर रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा। तेईस नंबर आपका हो गया है। नंबर क्वेश्चन कराते हैं। कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक होती है, तो एक ही कारण दे रहा है कि सहसंयोजक कार्बन जो है सहसंयोजक बंधन बनाता है। दूसरा इसका कारण आपको दे रहे हैं कि समवायता का गुण दिखाता है, समवायता का गुण दिखाता है। तीसरा दे रहा है इसका कारण कि कार्बन जो है से विद्युत धनात्मक तत्व तथा विद्युत ऋणात्मक तत्व दोनों के साथ संयोग कर सकता है।
कार्बन विद्युत धनात्मक तथा विद्युत ऋणात्मक दोनों तत्वों के साथ संयोग कर सकता है, संयोग कर सकता है। तो ये सब इसका कारण भी है। चलिए छठा में आइए, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक तत्व यानी यूनिवर्सल एलिमेंट किसे कहा गया है? यूनिवर्सल एलिमेंट किसको कहा जाता है? तो कार्बन को कहा जाता है। क्योंकि कार्बन जो है से अधिकांशतः यौगिकों में विद्यमान है, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। 7 पर आइए, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक आइए, सार्वभौमिक विलायक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको कहा जाता है? यानी कौन ऐसा विलायक है जो अधिक से अधिक चीजों को घुला सकता है? तो जो है से H2O। इसका कोई कारण अगर कहेगा कि क्यों, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है से अधिक होता है, यह इसका कारण है। सार्वभौमिक सार्वभौमिक व्यक्ति यानी सार्वभौमिक आदमी किसको कहा गया है? माने एक यूनिवर्सल मैन भी है, यूनिवर्सल मैन यानी उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वह क्या नहीं था, वह डॉक्टर भी था, इंजीनियर भी था, वह चिकित्सक भी था। यानी डॉक्टर था, वह जो है से भूगोलवेता था, वह इतिहासकार था, वह पेंटर था, वह हास्यकार था, हर चीज वह था। उस व्यक्ति के बारे में जो है से लिख दे रहे हैं। सार्वभौमिक के चूंकि चर्चा कर रहे थे इसलिए मैंने उसको लिख दिया। लियोनार्दो दा विंची, उस व्यक्ति का नाम था लियोनार्दो दा विंची। तो देखिए 6 क्वेश्चन हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यह कार्बन है, तो कार्बन का अपरूप देखिए, रवादार है, रवादार अपरूप। अब बेरवादार अपरूप। इसको कहा जाता है क्रिस्टलाइन। इसको कहा जाता है नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस। एमॉर्फस कहिए या नॉन क्रिस्टलाइन भी कहा जाता है। तो देखिए रवादार के अंतर्गत जो आता है वह हीरा है और ग्रेफाइट दोनों है। तो मान लिया कि हीरा ग्रेफाइट के बारे में कहा जाएगा कि यह कार्बन का रवादार अपरूप है या बेरवादार अपरूप है, तो इसको रवादार में कहिएगा।
यह कार्बन का रवादार अपरूप है। अब रवादार में इधर आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चारकोल, कोक, वगैरह जो है सही सब इसमें आ जाएगा। देखिए अब जो है से आगे बढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर पर आते हैं। समावयवता, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बारे में आइए। तो इसमें क्या है कि अनुसूत्र सेम रहेगा। संरचना सूत्र, फिर इसके बाद रासायनिक गुण, ये सब डिफरेंट है। यानी कंपाउंड हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज नोन एज आइसोमर एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। गुण को अब जैसे मान लिया कि कहा जाए कि ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मतलब हो गया C4 IH10। ये दो आइसोमर होते हैं, दो समावयवी होते हैं। देखिए एक तो ब्यूटेन को ऐसे लिखा जाएगा, यह हो गया। तो देखिए C4H10 आ गया, तो इसको कहा जाता है नॉर्मल ब्यूटेन। एक जो है से ब्यूटेन इस स्ट्रक्चर में भी रहता है। देखिए इस सब के जगह पे H है, तो देखिए C4H10 इसको कहा जाता है आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन के जो है से कितने आइसोमर होते हैं, दो आइसोमर होते हैं। पेंटेन आइए, पेंटेन के 3 आइसोमर होगा, 3 आइसोमर। देखिए पेंटेन का मतलब हो गया C5H5 दूनी 10 और 2 और जोड़ दीजिएगा 12। तो एक पेंटेन ऐसे रहेगा, तो इसको कहा जाएगा नॉर्मल पेंटेन। फिर एक पेंटेन ऐसे रह सकता है, सबके जगह पे H लिख दीजिएगा, तो इसको कहा जाता है आइसोपेंटेन। एक पेंटेन ऐसे भी रह सकता है,
सबके जगह पेज लिख दीजिएगा। तो इसको कहा जाता है नियोपेंटेन। तो पेंटेन के कितने आइसोमर होते हैं? तो पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं। चलिए 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर पर हम आते हैं। चलिए 9 नंबर पर आ रहा है। बहुलीकरण आइए। बहुलीकरण, बहुलीकरण का मतलब हो गया पॉलीमराइजेशन। तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें बहुत से समान अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। समान अणु मिलकर बड़ा अणु बनाते हैं, बड़ा अणु बनाते हैं। तो देखिए जैसे इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इथिलीन है C2H4, इथीन है। तो देखिए यह बन गया आपको क्या? पॉलीइथीन। पॉलीइथीन बन गया। उच्च ताप और दाब, उच्च ताप और दाब पर जो है से देखिए, तो इथीन से पॉलीइथीन का बनना जो है से इसका उदाहरण क्या आ गया? तो यह बहुलीकरण है, बहुलीकृत तो हो गया। फिर आपको जो है से आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन जो है, तो आइसोप्रीन से जानते हैं क्या बन जाता है? रबर। यानी रबर जो है से आइसोप्रीन का क्या है? बहुलक है। तो यह जो है से बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, रबर क्या है? रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। बहुलक है मतलब है कि रबर जो है से आइसोप्रीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो है से रबर बना है। तो इसको बहुत पूछा जाता है। चलिए तीसरा उदाहरण दे रहे हैं क्या? C2H2 है, एसिटिलीन है, इथाइन आपका है, इथाइन या एसिटिलीन जो है से क्या कहिएगा आप? सामान्य नेम में कहिएगा। तो इसको गर्म तांबा सीयू नली पर जब प्रवाहित किया जाता है तो इसके 3 अणु मिल करके और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बेंजीन का निर्माण करते हैं। यानी इथाइन का 3 समान अणु मिलकर बेंजीन का निर्माण कर दिया। कब? जब इसको गर्म तांबा के नली पर प्रवाहित किया गया। तो ये सब आपका जो है से बहुलीकरण का क्या है? उदाहरण। चलिए 10 नंबर पर आइए। हार्ड वाटर आ जाइए। हार्ड वाटर, कठोर जल। तो देखिए हार्ड वाटर का क्या कारण है, ध्यान रखिए।
देखिए हार्ड वाटर में एक होता है अस्थाई यानी परमानेंट, और एक होता है अस्थाई यानी टेम्पोररी। ये दो प्रकार का होता है। तो अगर अस्थाई रहेगा तो उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम का क्या रहेगा? कैल्शियम या मैग्नीशियम का क्लोराइड है या इसका सल्फेट है, ऐसे है। और अगर अस्थाई रहेगा तो उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट आता है। कैल्शियम या मैग्नीशियम का क्या है? बाइकार्बोनेट अगर आपका है तो अस्थाई है। इसको दूर कैसे किया जाएगा? दूर करने का उपाय, तो दूर अगर करना है तो जियोलाइट विधि। जियोलाइट विधि। दूसरा आपका है EDTA विधि। यह जो है से अस्थाई कठोरता दूर करना है तो गर्म करिए, गर्म करके बाई बॉइलिंग। फिर क्या? धोबिया सोडा का प्रयोग करके। तो इस तरह से जो है से जल की कठोरता का क्या कारण है? तो कैल्शियम या मैग्नीशियम का या तो क्लोरेट है या सल्फेट है या बाइकार्बोनेट है। इसी के कारण जो है से जल कठोर है। अगर अस्थाई कठोर है तो कार्बोनेट या सल्फेट है, कैल्शियम या मैग्नीशियम। अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है तो जल अस्थाई कठोर है। चलिए अब 11 नंबर पर आइए। हजामती साबुन। यानी शेविंग सोप। शेविंग सोप अधिक झाग देने के लिए जो है हजामती साबुन में क्या डाला हुआ रहता है कि वह अधिक झाग देता है। और इसके बाद झाग को जल्दी सूखने से बचाने के लिए जो है से क्या प्रयोग किया जाता है। इसको जो है से आपको क्या करना है, जानना है। तो देखिए अधिक झाग देने के लिए क्या रहेगा? रोजीन रहेगा। रोजीन उसमें मिला होता है। और शीघ्र झाग सूखने से बचाने हेतु कौन सी का प्रयोग होगा? इसको जरा सा देख लेते हैं। तो इसमें ग्लिसरॉल का प्रयोग होता है, ध्यान रखिए कि हजामती साबुन में है अधिक झाग देने के लिए रोजीन का प्रयोग होता है, अधिक फेन देगा। और झाग को शीघ्र झाग सूखने से बचाने के लिए जो है से उसमें ग्लिसरीन का प्रयोग होता है। तो यह जो है से आपका 11 नंबर हो गया। अब देखिए 12 नंबर पर आते हैं। 12
साबुन उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है। सोडियम क्या होता है? लवण होता है। वसा का मतलब फैट हो गया, प्लस क्षार बराबर, देखिए क्या बन जाता है, इसको ध्यान रखना है, साबुन प्लस ग्लिसरॉल। ऐसे होता है। वसा प्लस क्षार बराबर साबुन प्लस ग्लिसरॉल। चलिए आगे आइए। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता। कठोर जल के साथ झाग नहीं देता। झाग नहीं देता। साबुन कठोर जल के साथ जो है से झाग या कैल्शियम का अविलेय लवण बनाता है। अविलेय लवण बनाता है। कठोर जल के साथ जो है ना, ये कैल्शियम या मैग्नीशियम का क्या है? अविलेय लवण बनाता है। तो देखिए अब आइए डिटर्जेंट अपमार्ग। इसको क्या कहा जाता है? डिटर्जेंट। इसी को साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है। साबुन रहित साबुन। इसमें क्या है कि कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग देता है। कठोर जल के साथ आसानी से झाग देता है। दूसरा इसका बोल रहे हैं कि यह अविलेय लवण नहीं बनाता। यह अविलेय लवण नहीं बनाता है। फिर यह लिखिए हाइड्रोजन व्युत्पन्न सल्फेट। यह क्या है कि हाइड्रोजन व्युत्पन्न सल्फेट, हाइड्रोजन व्युत्पन्न सल्फेट, लॉरिल है, लॉरिल सल्फेट। चलिए 15 नंबर पर आइए। साबुन का कुछ उदाहरण दे देते हैं। सोडियम पामिटेट,
ऑस्टियम, ऑस्टिएरेट, और सोडियम ऑलिएट। तो यह जो है से साबुन है, साबुन का उदाहरण दिया। ऐसा नहीं कि बोलने लगेगा कि लक्स, रिन, ये सब गलत हो जाएगा। ये सब जो है से सोडियम, इसका जो है से उदाहरण दिया। इसको आप लिखिएगा तो ऐसे लिखा जाएगा C15, H क्या हो गया, तो 15 दूनी 30 और 2 32, तो H31 COONA। यह जो है ऑस्टिएरेट है, यह जो है ऑलिएट है। तो C क्या हो जाता है 17, H हो जाएगा 17 दूनी 34, 35 36, 35 रहेगा COONA। तो इस तरह से जो हो जाता है। तो सोडियम पामीटेट में कार्बन कैट है, बताइए। तो इसमें अगर कार्बन कहा जाएगा तो कार्बन की संख्या क्या है, 16 को है। तो यह भी पूछा गया था कभी कि सोडियम पामीटेट में कार्बन की संख्या क्या होता है। तो चलिए यहाँ तक हो गया, 15 तक हो गया। आप 16 पर आते हैं। में आइए क्रैकिंग भांजन। उच्च हाइड्रोकार्बन को निम्न हाइड्रोकार्बन में तोड़ने की क्रिया भांजन है। उच्च हाइड्रोकार्बन है, उच्च हाइड्रोकार्बन उच्च हाइड्रोकार्बन है को निम्न हाइड्रोकार्बन में तोड़ने की क्रिया उच्च हाइड्रोकार्बन को निम्न हाइड्रोकार्बन में तोड़ने की क्रिया जो है इसे क्या कहलाता है? तो वही जो है से आपका भांजन कहलाता है, क्रैकिंग कहलाता है। जैसे C12 है, IH26 है, तो इसका नाम है डोडिकेन। तो देखिए डोडिकेन जब भांजित होगा, भांजन के फलस्वरूप जब टूटेगा, तो C7H 7 दूनी 14 15 16 और C5 और 5 दूनी 10 11 12
ये क्या आ जाएगा, 7.12 आ जाएगा। यह जो है से क्या आ जाएगा, 11 करना तो सेट करेगा। 5 आए थे 10, तो यह हो गया आपका क्या, हेप्टेन। यह हो गया क्या, पेंटीन। तो देखिए यह आया हुआ क्वेश्चन है कि डोडिगेन के भंजक श्रवण से क्या प्राप्त होता है। तो डोडिगेन के भंजक श्रवण से कुछ प्राप्त हो गया, तो हेप्टेन एंड पेंटीन, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से जो है से जो आपका पेट्रोलियम है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के भंजक श्रवण से क्या क्या प्राप्त होता है बताइए। तो पेट्रोल प्राप्त होता है। किरासन तेल प्राप्त होता है। फिर इसके बाद क्या, डीजल प्राप्त होता है। मोबिल प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो है से पेट्रोलियम के भंजक श्रवण से क्या क्या प्राप्त होता है। भंजन से जो है से पेट्रोलियम के भंजन से आपका पेट्रोल प्राप्त हो गया, डीजल प्राप्त हो गया, किरासन तेल प्राप्त हो गया, मोबिल प्राप्त हो गया, यह आपका है। चलिए अब आइए लकड़ी का भंजक श्रवण। लकड़ी का भंजक श्रवण आइए, यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में क्या करना है कि गर्म करना है। वायु के अब्सेंट, वायु के अब्सेंट में क्या करना है, गर्म करना है लकड़ी को। तो देखिए इससे जो प्राप्त होता है क्या क्या प्राप्त होता है। तो चारकोल प्राप्त होगा। फिर इसके बाद जो है चारकोल आपको तो प्राप्त होगा ही। पाइरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होगा। फिर क्या प्राप्त होगा, वुड टार। वुड टार प्राप्त होगा, माने अलकातरा, अलकातरा प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो है से सब प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। अब जो है से 18 नंबर पर हम आ रहे हैं। चलिए 18 आइए, लकड़ी तो कोयला आइए। कोयला का भंजक श्रवण। तो कोयला को जो है से वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना है। वायु अब्सेंट, वायु अब्सेंट में क्या करना है, गर्म करना है। तो क्या क्या इसे प्राप्त होगा उस पर आइए। कोक प्राप्त होगा। कोल गैस, कोल गैस आपका ठोस पदार्थ है, द्रव नहीं। आप ऐसा नहीं समझिएगा कि गैस है, यह प्राप्त होगा।
फिर इसके बाद तीसरा नंबर क्या प्राप्त होगा? तो इसमें जो है एक और लिख देते हैं, पाइरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होगा लकड़ी वाला में। पाइरोलिग्नियस अम्ल, और इसमें जो प्राप्त होता है अमोनिकल द्रव प्राप्त होता है, अमोनिकल द्रव प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो है से आप ध्यान रखिएगा कि चारकोल प्राप्त होगा लकड़ी के भंजक श्रवण से, और कोक प्राप्त होगा इसके भंजक श्रवण से। चलिए इसका उपयोग जो है से आ जाइए इलेक्ट्रोड में। इलेक्ट्रोड बनाने में चलिए इसका उपयोग उसके बनाने में हो जाएगा। चलिए 19 नंबर पर आइए। अग्निशामक आइए। अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर आग का शमन करता है, यानी आग को बुझाता है। तो इसमें जो है से अगर तेल में आग लग गया तो झाग अग्निशामक जो है, झाग अग्निशामक है। बिजली से लगी आग, बिजली से लगी आग, इसको अगर बुझाना है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। और वैसे जो है से लकड़ी उकड़ी में आग लगल है, लकड़ी में आग मान लिया लग गया, तो इधर है तो इसमें उपयोग क्या होता है तो Na2CO3 या NaHCO3 प्लस H2SO4 इसका उपयोग होता है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो लकड़ी में लगी आग को बुझाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए CH3COONA है, सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट अब प्लस ही क्या है सोडा लाइम है। ये क्या है आपका सोडा लाइम है, तो अब आपका क्या बन गया मीथेन बन जाता है, मीथेन। फिर इसके बाद देखिए CaC2 कैल्शियम कार्बाइड है और जल की प्रतिक्रिया है, तो देखिए इसे क्या बन जाता है C2H2 एसिटिलीन गैस बन गया, प्लस CaOH का दिहोल, यह आपका क्या बन गया इथाइन, या इसी को क्या कहा जाता है एसिटिलीन। एसिटिलीन इसी को कहा जाता है। यह आपका क्या है कैल्शियम कार्बाइड है। तो देखिए ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है।
और एक चीज़ और बताते हैं इथीन के बारे में, वो भी आपको जानना है। तीनों का जो है प्रयोगशाला विधि आपका आ जाएगा कि कैसे ही बन रहा है। देखिए C2H5 है और OH H2SO4 से क्रिया कर रहा है 165 डिग्री सेंटीग्रेड या 170 डिग्री सेंटीग्रेड कहिए। तो देखिए बन गया C2H4 और प्लस क्या H2O। तो यह जो है से क्या बन गया, इथीन बन गया। इथीन या इसी को कहा जाता है क्या, इथिलीन। ओल्ड नेम में इथिलीन कहा जाता है। तो इसको जो है से आपको ध्यान रखना है, सब आया हुआ क्वेश्चन। चलिए 21 नंबर पर आइए। ये H2SO4 क्या है, जल शोषक है। जल शोषक, जल से इसको जो है से काफी प्रेम है। तो देखिए इसका जो है से कुछ गुण दिखा रहे हैं जिसमें यह जल सोखता। HCOH है, फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। तो देखिए यह जो है से जब जल से क्रिया करे, H2SO4 से जब भी क्रिया करेगा तो देखिए क्या बन जाएगा, इससे जल को खींच लेगा। तो CO प्लस क्या H2O, देखिए जल निकल गया। इसके बाद जो है से और बता रहे हैं जो H2SO4 को यह दिखाएगा कि यह जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जल शोषक। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल है COOH, और देखिए H2SO4 को तिल पर ही दे देते हैं, काम चल जाएगा। यह आपका क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। तो देखिए क्या ही बन गया, इसको ध्यान दीजिए। CO2 और प्लस CO और प्लस H2O। तो देखिए जल को खींच लिया, तो जल शोषक कोई दिखा रहा है। फिर इसके बाद जो है से और आगे दिखा रहे हैं इसको कि जल शोषक गुण जो है से क्या क्या ही दिखाता है। देखिए तीसरा में हम आपको दिखा रहे हैं कि C2H5OH है। तो अगर H2SO4 के साथ 140 डिग्री पर क्रिया ही किया तो देखिए ये क्या हो जाता है, C2H5O और C2H5 डाईइथाइल ईथर और प्लस H2O। ध्यान रखिएगा कि 140 पर ही होता है, ये आपका डाईइथाइल ईथर बन गया। यही जो है से C2H5OH और देखिए H2SO4 से क्रिया 165 डिग्री सेंटीग्रेड या 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर हुआ, तब देखिए क्या बन गया, C2H4 प्लस H2O। यही जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आएगा तब देखिए आपका क्या बनेगा, C2H5OH है और प्लस H2SO4 है। तो देखिए ये क्या आ जाएगा कि C2H5HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस क्या है H2 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो देखिए
हर स्थिति में जो है से जल आपका निकल रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि H2SO4 इज क्या डेसिकेटिंग एजेंट, यानी H2SO4 को जो है H2SO4 को जल शोषक कहा जाता है, शुष्क कारक कहा जाता है, शुष्क कारक कहा जाता है। जल शोषक का मतलब हो गया आपका, जल शोषक का मतलब हो गया आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसका मतलब हो गया डेसिकेटिंग एजेंट, डेसिकेटिंग एजेंट। तो इस तरह से जो है से H2SO4 डेसिकेटिंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसको जो है से हमने आपको क्या कर दिया, दिखा दिया। तो यह आपका था 21 नंबर। अब जो है सब 22 नंबर पर आ 22 नंबर देखिए। देखिए H2SO4 जो है जब टूटता है तो ये SO2 और H2O में टूट जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद HNO3 जब टूटेगा तो यह आपको NO2 और H2O में टूटेगा। तो देखिए H2O में दोनों टूट गया। अब इसका क्रिया जो है से देखिए कराएगा, C के साथ कराएगा, P के साथ कराया जाएगा, I के साथ कराया जाएगा, S के साथ कराया जाएगा। इसका भी जो है से C है, P है, I है, S है। तो देखिए यहाँ पर H2SO4 है। देखिए H2SO4 से क्रिया करा रहे हैं, H2SO4 से आपको क्रिया हम करा रहे हैं। देखिए HNO3 से इसको क्रिया करा रहे हैं। HNO3 से क्रिया इसको करा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है H2SO4 है तो ये दो पर तोड़ लीजिए, SO2 प्लस H2O। इसमें भी तोड़ लीजिए SO2 प्लस H2O। इसमें भी तोड़ लीजिए कि SO2 प्लस H2O, चूंकि H2SO4 है। SO2 प्लस H2O। अब इसके बाद जो है से और सोचिए, आगे देखते हैं। C है तो C से संबंधित कोई चीज बना नहीं, क्या आपको लगता है क्या बनेगा? CO2 लगता है, तो ठीक है यही बन जाएगा। तो ऐसा पूछा जाता है, पूछा हुआ सब है। ये P से संबंधित इधर कोई बना नहीं, तो ये टूट गया तो ये बना, तो इससे क्या बनेगा? H3PO4 बन जाएगा। चलिए I से संबंधित बना नहीं बना, HiO3 बन जाएगा। S से संबंधित कोई बन गया तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। चलिए HNO3 का प्रयोग कर रहे हैं तो H2O प्लस NO2, इसमें भी H2O प्लस NO2, इसमें भी क्या आ जाएगा? H2O प्लस NO2, H2O प्लस क्या NO2। अब इसके बाद देखिए C से संबंधित कोई बनबे नहीं किया तो CO2 बनेगा। P से संबंधित कोई बना नहीं, H3PO4 बनेगा। I से संबंधित बना नहीं, HiO3 बनेगा।
पीएस से संबंधित कोई बना नहीं तो यहाँ H2SO कौन बना। तो इस तरह से जो है से इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए अब जो है से 23 नंबर पर आता है। विरंजन। विरंजन जो है, विरंजन यानी कपड़ा या कागज के रंग को विरंजित कर देता है, यानी उसके रंग को धुंधला करता है। तो देखिए विरंजन के रूप में कौन सी प्रयोग होता है, तो जैसे क्लोरीन है, इसका प्रयोग होता है। फिर इसके बाद जो है CaSO2 है, इसका प्रयोग होता है। H2O2 है, इसका प्रयोग होता है। तो यह पदार्थ को विरंजित कैसे करता है, कौन पदार्थ को विरंजित कैसे करता है देखते हैं। तो देखिए Cl2 जो है यह विरंजित कैसे करता है। तो देखिए H2O प्लस Cl2, तो ये क्या आ गया कि 2HCl प्लस 2HCl प्लस क्या आ गया H एक तो बच गया नहीं, 2HCl प्लस वो बच गया। तो इसको कहा जाता है नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन है। और यही अब रंगीन पदार्थ प्लस नवजात ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो कपड़ा को कैसा कर देगा, रंगहीन कर देगा। अच्छा, क्लोरीन से जो विरंजन हो रहा है कपड़ा का, यह एक ऐसी क्रिया है तो चूंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, यह ऑक्सीकरण क्रिया है। यह जो है से किसके कारण, यह जो है से अस्थाई बन जाता है, अस्थाई रंगहीन हो जाता है। तो चलिए क्लोरीन के बारे में क्या क्या समझे कि क्लोरीन जो पदार्थ को, कपड़ा को या कागज को जो विरंजित करता है वह नवजात ऑक्सीजन के कारण करता है। यह क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। और यह जो कपड़ा या कागज को विरंजित करता है वह अस्थाई होता है। इसके बाद जो है CaSO2 के बारे में भी आना पड़ेगा आपको, और H2O2 के बारे में भी आना पड़ेगा। तो देखिए SO2 और जो कपड़ा कागज में जो मॉइस्चर है, जो उसमें नमी है, उसे यह क्रिया करके देखिए क्या बना लेता है H2SO4 प्लस क्या H, नवजात हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन। नवजात हाइड्रोजन है तो इससे क्रिया करेगा रंगीन पदार्थ प्लस नवजात हाइड्रोजन है, तो क्या रंगहीन हो जाएगा। लेकिन यह रंगहीन अस्थाई होता है। तो इसका मतलब कि नवजात हाइड्रोजन के कारण जो पदार्थ रंगहीन होता है, जो ब्लीच होता है, तो यह ब्लीच कैसा होता है, तो अस्थाई टेम्पोररी होता है। यह क्रिया अवकरण कहलाएगा। अवकरण क्रिया क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है, ऑक्सीजन नहीं।
यह जो है से याद रखिएगा कि अस्थाई होता है। यह नवजात हाइड्रोजन के कारण होता है। अब इसके बाद एक और क्या बच गया, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड कान साफ करने में यही होगा, कान साफ, मूर्ति साफ करने में जो है से इसका प्रयोग होता है, मूर्ति को चमकाने में। चलिए यह जो है से कैसे विरंजित करता है, तो देखिए यह हीट पाकर क्या हो जाता है कि विखंडित हो जाता है। देखिए ऐसे है। अब यही जो है से रंगीन पदार्थ है, इसमें वो जुटा नवजात ऑक्सीजन रंगहीन हो गया। यह क्या होता है, अस्थाई होता है। क्रिया क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसलिए कहलाता है क्योंकि ऑक्सीजन इसमें जो है से जुड़ रहा है। तो इस तरह से कितना क्वेश्चन हो गया, तो 23 क्वेश्चन जो है आपका हो गया। चलिए 24 पर आते हैं। पटाखा के हरा रंग का कारण, हरा रंग का कारण और लाल रंग का कारण है। जब पटाखा छोड़ा जाता है तो देखिएगा कि हरा रंग आ गया, लाल रंग आ गया। तो लाल रंग का कारण उसका स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम। इसका कारण है, हरा रंग का कारण क्या है, बेरियम। ध्यान रखिएगा। 25 पर आइए, 25 नंबर पर आप आइए। LPG फुल फॉर्म बताइए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये भी आया हुआ था कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका पूरा नाम क्या है। चलिए गंध का कारण बताइए। तो C2H5SH, इथाइल मरकेप्टन, इथाइल मरकेप्टन, ऐसा कारण है गंध का कारण। इसमें क्या क्या होता है, तो नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन। का द्रवित मिश्रण होता है, ऐसा होता है। तो यह है आपका LPG हो गया। 25 नंबर आ गया। अब आपको जो है से 26 नंबर पर हम आते हैं। छब्बीस में आइए, ऊर्जा के स्रोत के बारे में। तो चलिए नवीकरणीय, नवीकरणीय का मतलब नया, और नया का मतलब इसी को कहा जाता है क्या, गैर परंपरागत। एक होता है अनवीकरणीय।
अनवीकरणीय माने नया नहीं पुराना है, यानी परंपरागत। परंपरागत तो चलिए परंपरागत है तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, कोयला आ जाएगा। प्राकृतिक गैस आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, ये तीनों मिल करके इसको क्या कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन है। तो यह है आपका जो है सौर ऊर्जा का क्या है, परंपरागत शब्द है। नवीकरणीय स्रोत में आइए, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य से जो आज ऊर्जा प्राप्त किया जा रहा है, यह ऊर्जा का नया स्रोत बना है, बायोगैस है। बायोगैस है। फिर इसके बाद जो है से आपका क्या है, तो पवन ऊर्जा है। हवा से ऊर्जा बिजली प्राप्त किया जा रहा है, जल ऊर्जा है। जल से जो है से जो विद्युत प्राप्त किया जा रहा है, भूगर्भीय ऊर्जा है। भूगर्भीय ऊर्जा है। तो इस तरह से ये सब ऊर्जा क्या है, आपका यूरेनियम है। तो ये सब जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत। चलिए 27 नंबर पर आइए। काला हीरा और काला सोना। देखिए काला हीरा कहा जाएगा कोयला को, और काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम। ध्यान रखिएगा, ऐसा है। चलिए चिपको आंदोलन से कौन संबंधित था, चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन से किसका नाम संबंधित था, तो सुंदरलाल बहुगुणा। यह जो है से 28 नंबर आ गया। अब 29 पर आइए। भविष्य में ऊर्जा का प्रबल स्रोत कौन बनेगा, तो हाइड्रोजन। यही ऊर्जा का प्रबल स्रोत बनेगा। तो यह जो है से ऊर्जा का प्रबल स्रोत क्यों बनेगा, क्योंकि इसका प्रज्वलन ताप जो है नहीं, इसका जो है से कैलोरीफिक वैल्यू जो है, कैलोरीफिक वैल्यू इसका क्या है, इसका कैलोरी मान माने उष्मीय मान आइए क्या है, 150 किलो जूल प्रति ग्राम इसका है। लकड़ी का क्या है, लकड़ी का आपका है 16 किलो जूल प्रति ग्राम। फिर इसके बाद जो है से एलपीजी का क्या है, तो 55 या 50 दे देगा किलो जूल प्रति ग्राम। माने 1 ग्राम जलने पर इतना किलो जूल का एनर्जी देगा। गोईठा का क्या है, तो यह आपका है 8 किलो जूल प्रति ग्राम। तो देखिए भविष्य में ऊर्जा का
यही जो है से क्या सबसे प्रबल स्रोत बनेगा। चलिए 30 नंबर पर आइए। ज्वलन ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलना शुरू कर देता है। जैसे मान लिया कि एक लकड़ी है जो नुकीला किया हुआ है, तो देखिएगा कागज जैसे है, कागज का ज्वलन ताप ज्यादा होगा। तो जिस पर जो है से वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलना शुरू कर देता है, तो वह जो है से उसका क्या है, प्रज्वलन ताप है। तो आज का वीडियो जो है इतना ही पर जो है से इसको हम विश्राम दे रहे हैं, और आप जो है से वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहिएगा, तभी जो है से प्रत्येक क्वेश्चन की बारीकियों को समझिएगा। और इसके बाद एक चीज़ का ध्यान रहे कि जो मैंने कहा था कि आपको अनलॉक 5 के अंतर्गत जो है से कल जो है से 30 तारीख के जो है से कुछ नियम आएगा, जिसके अंतर्गत संस्थान को खोलने का जो नियम दिया जाएगा, इसके अंतर्गत जो है से अगला माह से जो है यानी 1 तारीख से जो है से हम खोलने का प्रयास करेंगे। और 11 के छात्रों को जो मैंने कहा था कि इस बार जो है से फ्री पढ़ाया जाएगा, दो ध्यान रहना चाहिए कि दो विषय पढ़ाएंगे, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे और मैथ भी पढ़ाएंगे। और इसके बाद जो है से हम किस तरह से पढ़ाते हैं, इस वीडियो को देख करके आपको पता चल गया होगा कि कैसे पढ़ाया जाता है। तो आप जो है से अपने साथियों जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म नहीं भरा होगा उसको भी ला सकते हैं, वह भी पढ़ेगा। और इसके बाद जो है से आप भी पढ़िएगा। तो इसी के साथ जो है से मैं आज की पढ़ाई को अंत करता हूँ। धन्यवाद।